टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन बॉडी। यानी जो इम्यूनिटी है वो क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान हमारी बॉडी के अंदर की जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, वो किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमारी बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप करती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द एंटीजन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एंटीजन, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलती है जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। उसी मैकेनिज्म के दौरान हमारी बॉडी में उस बैक्टीरिया के लिए, उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक रेजिस्टेंस पावर जनरेट होती है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स क्या हैं, यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, अब हम क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है उसको हम एक रे डायग्राम से, फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप्स होते हैं? जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं इन्नेट और एक्वायर्ड पर। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमें जन्म के समय से प्राप्त होती है। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से लेकर हमारी बॉडी के अंदर ये उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? नेचुरली प्रेजेंट इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ। और दूसरी इम्यूनिटी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, किसी भी स्पेसिफिक वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? डेवलप्स अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है आगे चल के 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, यानी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन या अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नेचुरल में और आर्टिफिशियल। किन में? नेचुरल में, और दूसरी डिवाइड होती है आर्टिफिशियल। ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ये भी आगे चल के 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक्टिव एंड पैसिव। ऐसे ही जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्टिव में और पैसिव में। तो हमने इस रे डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू हमने समझा कि जो इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स की होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमें बर्थ के समय, यानी जिस दिन हम पैदा हुए हैं तब से लेकर और मृत्यु तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, या हम कहें बर्थ के समय पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है।
दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स धारण करना, ऐसी इम्यूनिटी जिसको जन्म के बाद में पूरी लाइफ स्पेन के दौरान, यानी जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन काल में जो इम्यूनिटी, जो रेजिस्टेंस पावर हमने धारण की है, प्राप्त की है बाय द इन्फेक्शंस, बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक नेचुरल में और एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल है वो आगे चल के एक्टिव और पैसिव में, और आर्टिफिशियल भी आगे चल के एक्टिव और पैसिव दो इम्यूनिटी में डिवाइड होती है। अब उसके बाद में अब हम एक एक करके बात करते हैं इनके ऊपर, जो टाइप्स हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ऐसी कैपेसिटी है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। यह हमें बर्थ के समय से प्राप्त होती है। ये जो इन्नेट है, इन्नेट इम्यूनिटी में इन्नेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बर्थ, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बर्थ के समय से, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो क्या है ये? एग्जाम्पल क्या है इसका, यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो स्किन है, हमारी बॉडी सरफेस पर हमारी बॉडी को कवर करने वाली जो आउटर कवरिंग है, जिसे हम स्किन कहते हैं, वो स्किन इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। जो स्किन है उसके अंदर बहुत सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बहुत सारे मैक्रोफेजेस, बहुत सारे प्रकार के सेल और टिश्यूज पाए जाते हैं जो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को आसानी से एंटर नहीं होने देते। उसके बाद में इसी में दूसरा आता है डाइजेस्टिव जूस। ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या है? ये डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होता है, जो किसी भी स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया को जो हमारे खाने के साथ में हमारे अंदर गया है बॉडी के अंदर, उसको किल या डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये भी हमारे पास जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उपस्थित है। साथ में वजाइनल पीएच, यानी पीएच, वजाइनल पीएच, जो वजाइना है फीमेल्स में, जो वजाइना है उसकी पीएच एसिडिक होती है। वजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आसानी से उसमें एंटर नहीं कर पाता है। साथ ही हमारी बॉडी में कुछ फैगोसाइटिक सेल्स भी पाई जाती हैं। ये जो फैगोसाइटिक सेल है, नाम से ही पता चल रहा है, ये फैगोसाइटिक सेल्स किसी भी वायरस या बैक्टीरिया पर डायरेक्ट एक्ट करती हैं, उनको किल कर देती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये सभी जैसे स्किन, डाइजेस्टिव जूस, वजाइनल पीएच, एसिडिटी और फैगोसाइटिक सेल्स, ये हमारे पास में बचपन से ही हैं, या हम कहें एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही हैं। तो इसीलिए ये आती हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बाद में जो इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। किस पे बात करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। तो दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या है? एक्वायर्ड मीन्स होता है धारण करना, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ हमने धारण की है किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन के हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद। तो ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के हमारी बॉडी में एंटर करने से हमें जो प्राप्त हुई है आफ्टर द बर्थ, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें आफ्टर द बर्थ प्रोवाइड होती है, यानी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के जो एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडीज, जो एंटीजेंस हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी भी मरीज के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया एंटर किया तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है।
तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, आफ्टर द बर्थ डेवलप आफ्टर द बर्थ। ये आफ्टर द बर्थ यानी बर्थ के बाद में डेवलप होती है किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन या इन्फेक्शन के लिए। तो ये क्या था, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो टाइप्स थे। अब हम बात करेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हमने देखा कि बर्थ के बाद में वो डेवलप होती है, तो कैसे डेवलप होती है, क्या मैकेनिज्म है उसकी। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बात करेंगे अब हम, मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किस तरीके से हमें प्राप्त होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, जिसके लिए कुछ केमिकल साइटोकाइनेंस जैसे केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में दो तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दौरान हमें दो प्रकार की इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं, या हम कहें दो तरीके से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहली है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी है ह्यूमरल इम्यूनिटी। नाम से ही पता चल रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी की फेगोसाइटिक सेल्स या हम कहें बॉडी सेल्स, लिम्फोसाइट्स ऐड होती हैं, या हम कहें लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली एक्ट करती हैं। ऐसी इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो लिम्फोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जिसमें से टी लिम्फोसाइट आगे चल के 4 टाइप्स की बनती है, यानी 4 टाइप्स की होती हैं, और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो ये कैसे जनरेट होती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, इसमें सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती हैं एंटीजन से, या हम कहें जो सेल है वो डायरेक्टली एंटीजन पे अटैक करती है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी का रोल नहीं होता, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कोई भी एंटीबॉडी भाग नहीं लेती। तो इसके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स आती हैं। क्या क्या भाग लेती हैं फिर, टी लिम्फोसाइट, किलर सेल्स एंड अदर ल्यूकोसाइट्स। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसके दौरान हमारी बॉडी में 4 प्रकार की जो सेल्स हैं, जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो टी लिम्फोसाइट है वो 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली टी हेल्पर, दूसरी टी साइटोटॉक्सिक, तीसरी टी मेमोरी, और चौथी है टी सप्रेसर। तो ये 4 प्रकार की टी लिम्फोसाइट्स हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बहुत ही अहम, बहुत ही मेन रोल निभाती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं टी हेल्पर सेल्स का। ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं, ये ऐसी सेल हैं जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंट्री करता है तो सबसे पहले टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है। ये जो टी हेल्पर सेल है वो क्या करती हैं, उनका काम है टी साइटोटॉक्सिक, टी मेमोरी, टी सप्रेसर और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना। तो जैसे ही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती हैं तो ये अदर जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है उनको एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद में दूसरी सेल है टी साइटोटॉक्सिक,
ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है, नाम से पता चला है साइटोटॉक्सिक मींस सेल को मारने वाली, यानी जो एबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में एंट्री की है, बाहर से आई हैं, उनको ये किल करती हैं, उनको किल करने का काम करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती हैं टी मेमोरी सेल्स। ये जो टी मेमोरी सेल्स है, नाम से पता चल रहा है मेमोरी मीन्स रिवाइज करना या याद करना। ये ऐसी सेल है जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंट्री करता है तो उस समय एक रिएक्शन होती है, उसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान किसी भी एंटीजन को किल करने के लिए टी हेल्पर सेल्स हमारी अदर टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं और बी लिम्फोसाइट्स जो कि टी हेल्पर सेल्स के द्वारा एक्टिवेट होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं और उस स्पेसिफिक एंटीजन को किल कर देती हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को मेमोराइज करने का काम, रिकॉर्ड करने का काम टी मेमोरी सेल्स करती हैं। ये जो टी मेमोरी सेल्स हैं इनका एक स्पेशल फंक्शन भी है, जब हमारी बॉडी में सेम वही पहले वाला एंटीजन दोबारा से एंट्री करता है तो उस समय हमारी टी मेमोरी सेल्स डायरेक्टली जो प्रीवियस हमने एंटीबॉडीज बनाई थी, जो उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए पहले से एंटीबॉडीज बना रखी थी, उसको ये रिलीज कर देती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देती हैं, जिससे वो उस एंटीजन को डायरेक्टली किल कर दिया जाता है। तो टी मेमोरी सेल क्या है? जो पूरी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को मेमोराइज करती है। अगली आती है टी सप्रेसर सेल। ये जो टी सप्रेसर सेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि इनका काम है सप्रेस करना, इम्यूनिटी को सप्रेस करना। इम्यूनिटी को सप्रेस मीन्स जो टी हेल्पर सेल हैं अगर ये हमेशा एक्टिवेट रही तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी जो लिम्फोसाइट्स है वो किल करने लगेंगी, एंटीबॉडी किल करने लगेंगी, जैसा कि ऑटो इम्यून डिजीज में होता है। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ एंटीजन यानी एंटीजन को किल करने के बाद में ये टी सप्रेसर सेल्स हमारे टी हेल्पर सेल्स के फंक्शन को या हम कहें एक्टिवेशन को सप्रेस कर देती हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो किल होने से बच जाती हैं। तो ये टी हेल्पर जो टी सप्रेसर सेल है वो क्या कर रही हैं? इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही हैं, या हम कहें टी हेल्पर सेल्स के फंक्शन को यानी एक्टिवेशन को रोकती हैं, सप्रेस करती हैं। तो ये था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? ऐसी इम्यूनिटी जिसमें सेल मीडिएटेड होती हैं या सेल्स भाग लेती हैं। अब हम दूसरी इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी जो एक्वायर्ड, हम क्या बात कर रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है वो दो तरह से थी, सेल मीडिएटेड और दूसरी थी ह्यूमरल। अब हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी की। ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? ये ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि ब्लड सेल्स के द्वारा की जाती है, यानी बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा की जाती है। बी लिम्फोसाइट क्या है? एक WBC का प्रकार है। तो बी लिम्फोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, या हम कहें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि टी हेल्पर सेल्स के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। तो इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन भाग लेता है? बी लिम्फोसाइट्स। कौन भाग लेती हैं? बी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारी टी हेल्पर सेल्स के द्वारा एक्टिवेट की जाती हैं, और बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन होता है, इनका मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाना, किसी भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट या किसी भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को बनाना। तो बार बार में जब हमने देखा कि इम्यूनिटी में एक वर्ड आ रहा है एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी क्या है? थोड़ा सा हम इस एंटीबॉडी को समझते हैं। ये एंटीबॉडी क्या है? अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में। ये एंटीबॉडीज क्या है? ये एंटीबॉडीज ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या स्पेसिफिक एजेंट को किल करने का काम करती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती है? एंटीबॉडीज क्या है? ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये डायरेक्टली
एंटीजन से अटैच होकर के उसको किल करने का काम करती है। तो ये एंटीबॉडीज बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 5 प्रकार की होती है। जो एंटीबॉडीज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। तो जो सामने मैंने एंटीबॉडीज लिखी हैं, ये हमारी बॉडी में 5 प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जिनके अलग अलग फंक्शन, अलग अलग रोल हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि पूरी इम्यूनिटी में, पूरे इम्यून सिस्टम में जो सबसे मेन है वो है एंटीबॉडीज, जिनका सबसे मेन रोल होता है। तो जो एंटीबॉडीज है वो 5 तरह की हैं: IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। IG मीन्स इम्यूनोग्लोबिन। तो ये जो IgA है, IgD, इन सभी एंटीबॉडीज का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। जिसमें जो IgA है ये लोकल डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? ये लोकल डिफेंस मैकेनिज्म। लोकल डिफेंस मैकेनिज्म किस में हेल्प करती है? लोकल डिफेंस मैकेनिज्म। यानी किसी भी जगह पे, लोकलाइज जगह पे जब कोई इन्फेक्शन, कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो उस जगह IgA एंटीबॉडीज हमारी शरीर की सेल्स को, हमारी बॉडी की सेल्स को बचाव करती है। उसके बाद में सेकंड आती है IgD। जो IgD है वो किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। क्या करती है? रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। ये किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। एंटीजन क्या है? जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर हुआ है, होस्ट की बॉडी में बाहर से एंटर हुआ, होस्ट मीन्स हम, हमारी बॉडी में बाहर से एंटर हुआ है, जो हमें बीमारी कॉज करेगा। तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम, उसको पहचानने का काम IgD करती है। उसके बाद में अगली आती है IgE। तो IgE है वो एलर्जी में या एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। किस में इन्वॉल्व होती है? एलर्जिक रिएक्शंस में। जब भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस चलती है कोई भी, तो उसमें IgE एंटीबॉडीज का मेन रोल होता है। उसके बाद में अगली जो 2 एंटीबॉडीज हैं, IgG और IgM, इनका रोल है दोनों का ही हमारी पूरी इम्यून सिस्टम को हेल्प करना, सपोर्ट करना, या हम कहें इम्यूनिटी को एक्सेलरेट करना, यानी बढ़ाना। तो इम्यूनिटी को क्या करना? इंक्रीज करना। तो इम्यूनिटी पावर increase by these 2 antibodies। यानी जो ये IgG और IgM है वो हमारी बॉडी की इम्यून पावर को, इम्यूनिटी को एक्सेलरेट करती है, यानी उसको बढ़ाने का काम करती है। इसमें भी जो IgA इम्यूनिटी है, कौन सी? IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी और IgG ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, क्योंकि जो IgA है वो कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम जब बर्थ के बाद में माँ का पहला दूध जो आता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। इसीलिए बच्चे के अंदर लोकल डिफेंस जनरेट हो जाता है। साथ ही एक अगली एंटीबॉडी है IgG। ये IgG ऐसी एंटीबॉडी, ऐसी स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है। इसीलिए ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन के, और हम कहें किसी भी बैक्टीरिया वायरस की एंट्री को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, उनको किल कर देती हैं। तो ये था एंटीबॉडीज़ के बारे में। और एंटीबॉडीज़ के टाइप्स के बारे में हमने देख लिया कि एंटीबॉडीज़ क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम दोबारा से वापस आते हैं, बात करते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या फंक्शन है, उनके क्या कार्य करती हैं या क्या उनके एक्शन हैं। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्या एक्शन करती हैं, या हम कहें किस तरीके से ये एंटीबॉडी किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया या एंटीजन को किल कर देती है। तो हम बात करेंगे एक्शन के बारे में।
ऑफ एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडीज है वो डिफरेंट टाइप्स की एक्शन करती हैं। जैसे सबसे पहला एक्शन होता है लाइसिस। क्या होता है? लाइसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान एंटीबॉडीज किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को, या हम कहें उस इन्फेक्शन की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उस बैक्टीरिया को ऐसे केमिकल छोड़ती हैं उसके पास में, वो स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरा एक्शन है इनका, जो दूसरा एक्शन है वो है कीमोटैक्सिस। क्या है? कीमोटैक्सिस। ये जो कीमोटैक्सिस है ये क्या है? कीमोटैक्सिस में जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी साइट, यानी जिस जगह पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, जो बाहर से एंट्री किया है एंटीजन, वहाँ जो एंटीबॉडीज उससे लड़ रही हैं उस जगह हमारी अदर ल्यूकोसाइट्स, जो इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइट्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये काम किसके अंदर होता है? कीमोटैक्सिस। फिर आती है तीसरा एक्शन। तीसरा एक्शन क्या है? एप्सोनाइजेशन। क्या है? ऑप्सोनाइजेशन। ये ऑप्सोनाइजेशन क्या है? इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स जैसी स्पेशलाइज्ड और इम्पोर्टेंट हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है, जिससे डायरेक्टली उन जो एंटीजन है उनको किल किया जा सके। और लास्ट में आता है न्यूट्रलाइजेशन। अगला आता है न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस या ऐसा एक्शन एंटीबॉडीज का जिसके दौरान एंटीबॉडीज कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करती हैं जिससे एंटीजन के द्वारा सीक्रेट किए जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी की सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उनको किल करने का काम या उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने का काम ये करती हैं। तो ये सभी लाइसिस, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये सभी थे एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसी एक्शन के दौरान या इसी एक्शन से हमारी बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ साथ ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज की सहायता से, जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या बात की थी? मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने क्या बात की है? मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने प्रकार की है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने प्रकार की है? दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें बात करेंगे हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमें नेचुरली इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है। क्या है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी? ऐसी इम्यूनिटी जो हमें आफ्टर बर्थ के बाद में नेचुरली इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंटल फैक्टर से हमें प्राप्त होती है, उसे हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 2 में। फर्स्ट एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, यानी ऐसी इम्यूनिटी जिसके दौरान नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा या हम कहें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट हो, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट हो। क्या हो? इम्यून सिस्टम is directly activated
यानी हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट हो, जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर जनरेट हो सके या होती है, जिसमें हम एक उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन क्या है? किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंगस या किसी भी टाइप के एंटीजन का हमारी बॉडी में एंटर करना और उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का पैदा हो जाना, या हम कहें हमारी बॉडी में जो नुकसान करने वाले फैक्टर्स हैं इन्फेक्शन, उसका पैदा हो जाना। तो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वायरस या बैक्टीरिया या एंटीजन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी के थ्रू एंटीबॉडीज बनाता है और उस इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, किल कर लेता है, और उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जनरेट कर लेता है। तो ये क्या है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। उसी के बाद में दूसरा आता है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा क्या है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। ये जो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है, नाम से पता क्लियर हो रहा है ये चीज। ये जो पैसिव है, पैसिव हम डायरेक्टली हम प्रीवियस प्रिपेयर्ड यानी पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं। तो क्या होता है इसमें? हम प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एंटर कराते हैं। तो क्या कराते हैं? प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हम किसी भी बच्चे में या किसी की बॉडी में एंटर कराते हैं। तो ये कैसे समझ सकते हैं इसको? क्या उदाहरण है इसका? ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है इसका? सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। इस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मदर है वो अपना मिल्क बच्चे को पिलाती है, फीडिंग करती है, जिससे माँ के मिल्क में से एक एंटीबॉडी जिसका नाम है IgA एंटीबॉडी वो उस बच्चे के शरीर में एंटर करती है और रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है। साथ ही दूसरा है प्लेसेंटा। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा दूसरा क्या है? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी आती है, उसका नाम है IgG। कौन सी एंटीबॉडी है? IgG। ब्रेस्ट फीडिंग से कौन सी आई थी? IgA। तो ये दोनों ही एंटीबॉडीज प्रीवियसली प्रिपेयर्ड है, माँ के शरीर में प्रीवियसली प्रिपेयर्ड होती हैं, उससे बच्चे में डायरेक्टली ट्रांसफर की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये क्या था? नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव और एक्वायर्ड, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या थी? ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और दूसरा है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, जिसमें प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एंटर कराई जाती है बाय द ब्रेस्ट फीडिंग और प्लेसेंटा। अब उसके बाद में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेकंड टाइप पर बात करते हैं, उसका नाम है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड टाइप क्या है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी हमने बात किया था नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है? नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज एंटर कराई जाती हैं। ये भी आगे चल के फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। वही सेम नेचुरल इम्यूनिटी की तरह ही ऐसा सिस्टम या ऐसा टाइप या ऐसा इम्यूनिटी जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है? इम्यूनाइजेशन। क्या आता है इसमें? इम्यूनाइजेशन। हम एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मरीज में इम्यूनाइजेशन करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक बीमारी में अगर हमें एंटीबॉडीज बनानी है
मरीज के शरीर में, तो उसी का डेड या हम कहें स्टेराइल बैक्टीरिया या एंटीजन उस मरीज के शरीर में एंटर कराते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है। इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमने जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है पैसिव इम्यूनिटी। जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 1 से लेकर के 2 वीक्स के लिए ही काम करती है। तो जो पैसिव इम्यूनिटी है, वो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ऐसी इम्यूनिटी जिसके दौरान हम किसी भी मरीज में आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज किसी दूसरे पर्सन से लेकर के ट्रांसमिट करते हैं किसी नॉर्मल पर्सन में या इन्फेक्टेड पर्सन में। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आज की डेट में हम समझ सकते हैं CPT। क्या समझ सकते हैं? CPT। ये CPT क्या है? CPT मीन्स कोरोना प्लाज्मा थेरेपी। ये क्या है? आज के समय में सबसे ज़्यादा जो फेमस और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कोरोना वायरस डिजीज। इस बीमारी के दौरान कोई भी मरीज अगर अपनी सेल्फ इम्यूनिटी से ठीक होता है, यानी कोरोना का मरीज कोई इफेक्ट हुआ, उसको कोरोना हुआ और वो अपनी खुद की इम्यूनिटी के बल पर सही होता है, यानी खुद ही ट्रीट हो जाता है, सही हो जाता है, तो उस मरीज से एंटीबॉडीज लेकर के हम ऐसा पर्सन जो कि उसका सस्पेक्ट है, यानी जो इन्फेक्टेड है कोरोना का, उस पर्सन में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय द प्लाज्मा। तो ये है कोरोना प्लाज्मा थेरेपी। क्या है? ऐसी थेरेपी जिसके दौरान हम कोरोना के मरीज में जो कि खुद अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो गया है, सही हो गया है, उससे लेकर के किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो कोरोना के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए या उसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होने लगे। बाकी का हम एंटीबॉडीज डाल ही रहे हैं तो उससे वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये है CPT। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं ATS मीन्स एंटी टिटनस सीरम। ये क्या है? ये एक ऐसा सीरम है जो कि किसी अदर स्पीसीज में या हम कहें किसी अदर एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स, जो कि टिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा उसके अंदर एंटीबॉडीज टिटनेस के लिए पाई जाती हैं, तो ऐसे एनिमल में हम एंटीबॉडीज जनरेट कराते हैं या उनसे हम डायरेक्टली सीरम के थ्रू एंटीबॉडीज कलेक्ट करते हैं और उसको हम ऐसे मरीज में ट्रांसफर करते हैं जो टिटनेस होने के लिए संभावित है या उसके अंदर टिटनेस हो चुकी है। तो ये जो थेरेपी है दोनों ही CPT कोरोना प्लाज्मा थेरेपी और एंटी टिटनेस सीरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो कि पैसिव इम्यूनिटी में आती है और जो आज की डेट में मेडिकल में सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो ये जो आज हमने पढ़ा है ये था इम्यूनिटी के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। थैंक यू वेरी मच।